Zn Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। अच्छा 1 मोल और 1 मोल दिया है, 1 लीटर दिया है, तो मोल्स कितना होगा? मोल्स तो T0 होगा, मोल्स इसका है 1 और इसका भी है 1, ऐसे बोला गया ना? बोलो ओए जल्दी बताओ। हाँ सर। इक्विलिब्रियम होगा तो मान लो ये x गायब हो चुका है तो 1 माइनस एक्स होगा, और Zn2 प्लस कितना होगा? एक Cu2 प्लस का रिडक्शन हो गया है तो कितना Zn2 प्लस बनेगा? बोलो। ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2। अच्छा पहले देखो, आयन व्हिच इज ऑपरेटेड अंटिल इट्स पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 1.041, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड बाय ए डैनियल सेल। अच्छा ठीक है, हाँ देखो एक से अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कॉपर 2 प्लस कंज्यूम हो चुका है, तो एक मोल Cu2 प्लस को कंज्यूम करने के लिए हमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, है या ना? एक मोल Cu2 प्लस को कंज्यूम करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो x मोल को कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा 2x मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, ये तुम लोगों को पता ही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस ऐसा कर दोगे। ई सेल का वैल्यू दिया है 1.041, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होगा? ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होगा? ई नॉट सेल होगा 1.1, ये 0.06 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे, लॉग वर्क को सॉल्व करोगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स आ गया तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। अब करके देखना। सर ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन सर ये जो अपन ई सेल लेते हैं वो तो तब के लिए रहता है ना जब सर्किट ओपन है। अब यहाँ पे तो वो मतलब सर्किट क्लोज हो चुका है, तो ये फॉर्मूला वैलिड कैसे रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला था ना उस दिन हमारे लिए ई सेल और वो सर्किट क्लोज वाला बात सेम है। देखो ई सेल मैंने तुम लोग डिफरेंस दिखाया था, एक था ईएमएफ और एक क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को ही हम बोल देंगे यहाँ पे ईएमएफ। एक्चुअली में दोनों अलग अलग है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में ई सेल एंड ईएमएफ को सेम लिया गया है, सेम माना गया है, क्योंकि ईएमएफ कभी निकालना पॉसिबल थोड़ी है, एग्जैक्ट या एक्यूरेट ईएमएफ निकालना थोड़ी पॉसिबल है। कैसे निकालेंगे अगर सर्किट ही तुम्हारा क्लोज नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो उसको तो भूल जाओ। ये नॉन स्टिक इक्वेशन में तो हम जो भी निकालते हैं उसमें तुम ऑलवेज ये ध्यान रखना ईएमएफ ई सेल सब सेम बात है, ठीक है। अच्छा इसको इसके बाद करके देखना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर तो आ गया था फिर। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं एक बार, क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोग आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसमें? ये ई नॉट AgCl Cl माइनस, ये जो AgCl Cl ये वाला दिया है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है या ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? रिडक्शन। देखो इन्होंने नोटेशन गलत लिखा है, ये एक्चुअली इसको ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, ये लिखना चाहिए था ऐसे Cl माइनस, उसके बाद AgCl, उसके बाद Ag। ये तो +1 है, तो +1 से 0, तो ये बताएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसा नोटेशन यूज करना इसको निकालने के लिए माइनस कर दिया, हमें लगा Ag वाला ही दिया है इसलिए। नहीं माइनस उन्होंने गलत दिया है, उन्होंने नोटेशन गलत दे दिया है।
ठीक है, फिर तो हाँ ठीक है। अब तो हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों से आंसर नहीं आ रहा होगा। और बताओ, और ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो कॉम्प्रिहेंशन वाले, वो सारे हो गए? से अरे जो रीड जो फॉलोइंग पैसेज, जो वो 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे क्वेश्चन। सर वो 15 वाला मैंने आपसे पूछा था ना, वो कि अगर अपन उसको इरिवर्सिबल मानेंगे तो नहीं आ रहा है उससे आंसर, पर मतलब इरिवर्सिबल मानना ही नहीं है ना, तो मानोगे क्यों? जैसे देखो ये जिंक, और तुम्हारे पास सॉल्यूशन में Ag+। अब देखो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो सॉल्यूशन में कुछ इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा ना, सॉल्यूशन में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। और देखो Ag+ इलेक्ट्रॉन लेके Ag बनेगा। तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे? तुम मुझसे पूछ रहे थे ये Ag से Ag+ वाला रिएक्शन होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, ये पूछ रहे थे ना? सर आप पूछ रहे थे कि जब जिंक Ag+ को रिड्यूस करेगा तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होगा, मतलब वो तो ऐसा होना चाहिए ना कि जितना जिंक है तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वाला उससे हो जाएगा, तो वो परमानेंट रिएक्शन नहीं होगा। मतलब एक बार अगर जिंक अब देखो में देखो तुम देखो यहाँ पे देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखो अब सॉल्यूशन में जिंक 2+ भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली मूव करेगा। जिंक 2+ से इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जिंक के पास भी जा सकता है और Ag+ के पास भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा टेंडेंसी होगा Ag+ के पास जाना, इसीलिए रिवर्सिबल होगा। सारे रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल होता है। सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जिंक 2+ के पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, मतलब ये थोड़ी देर बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी बैकवर्ड रिएक्शन होगा, थोड़ी देर बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड का रिएक्शंस कर रहे हैं। पर अगर Ag+ एक बार Ag में कन्वर्ट हो गया फिर वो थोड़ी रिवर्स हो पाएगा। एक बार Ag+ Ag में कन्वर्ट हो गया, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे देखो ये जैसे कोई कोई भी अगर मेटल है, कोई भी अगर मेटल है तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, नहीं होता है? देखो अभी हम लोग ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के लिए क्या बोलते हैं? इनके लिए बोल देते हैं इनका रिडक्शन होगा, लेकिन एक्चुअली में इनके लिए स्टेटमेंट क्या होता है? एक्चुअली में इनके लिए स्टेटमेंट होगा इनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, इनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी से। देखो यहाँ पे जैसे तो तुम्हारे पास सोडियम है, ठीक है, अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसको ऑक्टेट होगा, नहीं होगा? सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसको ऑक्टेट होगा, नहीं होगा? बताओ। होगा सर। अगर Ag एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag+ कर देगा, उसका भी देखना आउटर मोस्ट में स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो देखो ये Ag+ से Ag बनने वाला प्रोसेस भी पॉसिबल है और Ag से Ag+ भी बनने वाला प्रोसेस पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल कौन सा है? Ag+ से Ag बनने वाला प्रोसेस। देखो Ag+ तुम लोगों को पता ही है, Ag इसके अंदर 4D होता है, 4D होगा
इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने पास खींचेगा। ठीक है, तुम लोगों को पता ही है 3D 4D 5D में सबसे अच्छा पोलराइजिंग कौन होता है, 5D। तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। और 5D है, 5D 4D है, तो इनके लिए स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग भी कम होता है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है। अब दोनों में से सिल्वर के लिए Ag प्लस से Ag वाला प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल है। सर तो ये 12 13 14 15 16 इनमें कोई डाउट नहीं है, बस सॉल्यूशन देख के समझ आ गया। है या नहीं, वो जेई वाले बच्चे तो यहाँ पे सिर्फ सौम्य, अरुजा और साहिल है, और उत्कर्ष है, इनको मैंने करने के लिए बोला था। अरुजा हाँ तुमने सर। किया है, हाया ना? किया है सर। डाउट है, हाया ना? हाँ नहीं सर, एक मिनट सर, वो जो 15th वाला क्वेश्चन है उसका जो बी पार्ट है सर, उसमें ई सेल को 0 मान के नहीं कर सकते क्या सॉल्यूशन? ई सेल को 0 मानना है तुमको? हाँ कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर वैसे ही किया है। सर नहीं दिया तो अपन 0 मान सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको निकालना है ना, तो वो तो मानना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट ये लगाओगे तुम फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालना है तो तुमको ई सेल 0 मानना पड़ेगा। ई सेल कभी ना कभी 0 तो होगा ही नहीं होगा, बताओ। ये रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, अगर क्वेश्चन में दिया भी नहीं है कभी ना कभी तो ई सेल तो 0 होगा ही, बताओ। थोड़ी ये जिंदगी भर तक ये बैटरी काम करेगा। सर तो अपन वो डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, तो ये तो अलग अलग हो गए दोनों। हाँ तो वही तो है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या क्या था फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln q, वहीं से तो आएगा, इसको 0 कर दो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी ln, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, वो इसी से आ रहा है सब कुछ। तुम्हारा आंसर आ गया ना तुम्हारा? हेलो हेलो। सर वो तो डेल्टा जी नॉट वाले से लगाया था। वो बात सेम ही है, वहां पर वो दोनों सेम, एक मतलब वो आरुजा जो इक्वेशन की बात कर रही है, तुम जो उसका बात कर, दोनों सेम है, वो डेल्टा जी से तो आया है। और बताओ, और नीट वाला बताओ, नीट वाले बच्चे बताओ। कोई डाउट नहीं है? सर 2 Daniel cells वाला एक क्वेश्चन है, कौन सा? 2 Daniel cells contain the same solution। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताओ ना तुम। सर क्वेश्चन नंबर 9। ए क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने तुमको दिया ही नहीं, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? सर वो 8th क्वेश्चन है। The EMF of cell containing cell Y। हाँ इसमें तुम्हारा तुम्हारा क्या नहीं बन रहा संस्कृति? सर इसमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन ही तुमको समझ में नहीं आया। दो मेरे पास ऐसा सेल है, ये देखो देखो ऐसे देखो, ये दो सेल है, दो, दोनों में हमने Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया है, ऐसा ही बोला गया ना अरुजा? हाँ सर। दोनों में Zn2+ हमने सेम लिया है, Zn2+ मान लो हमने लिया है
C1, इसमें भी C1 है, लेकिन क्या बोला गया है, कॉपर सल्फेट अलग अलग है, तो इसमें मान लो Cu2 प्लस C2 है, इसमें मान लो Cu2 प्लस C3 है, ठीक है, ये बोला गया क्वेश्चन में। 2 Daniell cells containing the same solution of 0NSO4 but differ in the CuSO4 solution. The EMF of the cell containing 0.5 CuSO4 is higher than the other cell by 0.06 volt. Calculate the concentration of the CuSO4. इसके लिए तुम्हें नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये माइनस ये वैल्यू दिया तो थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। दोनों के लिए तुम्हें यहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, तो ये 1 माइनस 2 करना पड़ेगा। 1 माइनस 2 का वैल्यू कितना दिया है, 0.06। उसके बाद तो तुम्हारा थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। सर, और ये 7th वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकालनी थी, और इसमें लिखा है कि अज्यूमिंग दीज क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज्ड इन द रेंज ऑफ ये टेम्परेचर। पर सर अगर अपन वो डेल्टा एच नॉट को वाले फॉर्मूले से लिखे माइनस NF E नॉट सेल प्लस T डेल्टा E अपॉन डेल्टा T वाले से, सर उससे तो लेकिन डेल्टा एच नॉट की वैल्यू वेरी कर जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 बोल रहे हो या पार्ट 2? हाँ तो quantities changed. The Gibbs-Helmholtz इक्वेशन क्या था, जल्दी से बताओ जरा। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू माइनस, अच्छा वो वाली। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलो, आरुजा बोलो। सर डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T d डेल्टा G by dt। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस प्लस T d डेल्टा G by dt। dt। अच्छा यहाँ पे ये तो डेल्टा H है, डेल्टा G है, डेल्टा G नॉट थोड़ी है। इससे तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में डेल्टा H नॉट डेल्टा H नॉट को बोला गया है कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, और तुम जो बात कर रहे हो डेल्टा H नॉट डेल्टा H नॉट। वो जो डेल्टा H का आपने अलग से फॉर्मूला लिखवाया था, वो माइनस NF E सेल प्लस वो, उसमें अगर डेल्टा H की जगह अपन डेल्टा H नॉट भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, अपन ने ऐसा इक्वेशन भी किया था। हाँ कर सकते हैं। हाँ सर, तो उसमें जब अपन रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा E नॉट की वैल्यूज तो अलग अलग है दोनों पे, तो फिर डेल्टा H नॉट सेम कैसे हो सकता है? डेल्टा E नॉट का वैल्यू अलग अलग है, तो क्या से डेल्टा H एंड डेल्टा H नॉट सेम हो जाएगा, तुम बोल रहे हो, ये बोल रहे हो तुम? नहीं सर, वो क्वेश्चन में लिखा है ना कि डेल्टा H नॉट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो मतलब डेल्टा H नॉट बोला गया है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये बोला गया है। हाँ सर, मतलब अगर डेल्टा H नॉट 15 डिग्री पे जो है वो ही 35 डिग्री पे होना चाहिए। हाँ पर ऐसा सर हाँ।
हाँ हाँ हाँ, पर सर ई नॉट की वैल्यूज अगर अलग अलग हैं तो अपन फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो वो सेम थोड़ी आएंगी। ई नॉट का वैल्यू किसका अलग अलग है, किसका अलग अलग है? ई नॉट थ्री अलग अलग होगा। सर दिया है क्वेश्चन में। अलग अलग टेम्परेचर, ई नॉट अलग अलग है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग, अच्छा हाँ, फॉलोइंग अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने से सिर्फ डेल्टा जी नॉट को चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज करने से, और तुम कौन सा फॉर्मूले से बोल रहे हो वो चेंज होगा? कौन कौन से फॉर्मूले से बोल रहे हो? जो मैंने लास्ट दिन फॉर्मूला डिराइव किया था उससे बोल रहे हो? हाँ सर वो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट शेल प्लस एन एफ टी डी ई। हाँ, तो उसमें तो वो तो डेल्टा एच है ना, वो तो डेल्टा एच नॉट थोड़ी है। उसमें डेल्टा एच नॉट अगर पुट कर देंगे तो ई की जगह अगर नहीं, अपन ई। तो पुट क्यों करोगे? यहाँ पे तो बोल तो दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पुट क्यों करना है? यहाँ पे देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसा है। ये दोनों कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। देखो, होने के लिए तो डेल्टा एच नॉट भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है इट इज नॉट चेंजिंग। तो चेंज अगर नहीं हो रहा है तो हमें ये सब फॉर्मूला ये लगाना ही नहीं है, ये सब सोचना नहीं है। अगर बोल देता कि चेंज हो रहा है तब तब अलग बात है। तो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम क्यों निकालेंगे? जरूरत ही नहीं है ये। तुम बोल रहे हो यहाँ पे डेल्टा एच नॉट कर दो, उसके बाद यहाँ पे ई नॉट कर दो, और यहाँ पे जो भी है ई नॉट कर दो। तो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल ही दिया इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट। तो मतलब फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्या? फॉर्मूला क्यों नहीं एप्लीकेबल? डेल्टा एच नॉट तुम्हारा चेंज तो होता है, ये सही में चेंज होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब तुम क्यों चेंज करोगे? मतलब जरूरत थोड़ी है। ऐसे तो डेल्टा एच नॉट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है नहीं करेगा। तो तुम जो बोल रहे हो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा नहीं, हाँ फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होगा, डेल्टा एच के लिए भी एप्लीकेबल होगा, डेल्टा एच नॉट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तुम बोल रहे हो यहाँ पे इस फॉर्मूले डी ई नॉट बाई समथिंग कुछ था ना, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? तो ई नॉट चेंज हो रहा है विद टेम्परेचर, तो डेल्टा एच नॉट भी चेंज हो जाएगा। यही तुम बोल रहे हो ना तुम मुझसे? अच्छा। इसका पूरा इक्वेशन क्या था बता दो मुझे, डेल्टा एच नॉट का। डेल्टा एच का क्या था इक्वेशन? कॉपी देख के बताओ। माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी डी ई बाई डी टी। माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी। डी ई बाई
dt। और डेल्टा जी, अच्छा डेल्टा जी तो वहां पे आ जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। अब देखो ऐसा हो सकता है ये डी बाई डी टी को वैल्यू कम है, लेकिन जब डेल्टा जी को लेके निकालेंगे, डेल्टा जी के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों इंक्लूड हो रहा है। अब डेल्टा एस नॉट भी देखो, डेल्टा एस नॉट में भी शायद डी बाई डी टी टर्म इन्वॉल्व होगा। इक्वेशन देखो, इक्वेशन होगा शायद डेल्टा एस नॉट में भी तुम्हारा डी बाई डी टी वाला टर्म इन्वॉल्व होगा। अगर इंडिविजुअली हम इनको अलग अलग से देखेंगे तो निगलेक्ट कर देंगे, इनको कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन जब डेल्टा जी नॉट निकालेंगे तो दोनों कॉम्बाइन हो जाएगा, तो उसके लिए हम नहीं बोल सकते हैं इट इज नेग्लिजिबल। ऐसा भी हो सकता है। डेल्टा एस नॉट के एक्सप्रेशन में डी बाई डी टी है या नहीं? सर अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 12 तो 12 to 14। क्वेश्चन नंबर 12 to 14, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया क्या? दिया तो है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, इसमें दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी। तो अब हेडिंग लगाओ जहां तक हुआ था इलेक्ट्रोलिसिस का। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के लिए रिएक्शन क्या होगा बताओ, संस्कृति बताओ। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के लिए रिएक्शन क्या होगा? So 2H2O से O2 plus 4H plus 4 electron. ऐसा होगा। इसके लिए ई नॉट का वैल्यू कितना है बताओ अदिति, ई नॉट का वैल्यू कितना है? तो -1.23 वोल्ट। -1.23 वोल्ट। अगर यहाँ पे हम ये लिखते हैं EH2O2 नस्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1.23 -0.06 अपॉन 4 log H plus to the power 4। और ऑक्सीजन का प्रेशर O2 है, उसको मैं मान रहा हूँ 1 atm PO2। वन एटीएम। तो ऐसा हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर पीएच के फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा घुमा फिरा के और अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा
0.06 pH। थोड़ा सोच के देखो, ऐसा ही होगा। जब pH 0 है, जब pH 0 है तो E का वैल्यू कितना होगा? -1.23 होगा। pH 0 मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, ठीक है। pH 0 मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, तो इस टाइम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -1.23। अगर pH 7 है तो कितना होगा E का वैल्यू? अगर pH 7 है तो कितना होगा E का वैल्यू? जल्दी से बताओ। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। -0.81 -0.81। -0.81। अगर pH 14 है तो E का वैल्यू हो जाएगा -0.4, ठीक है। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मान लो वाटर में एक सब्सटेंस है, ठीक है। वाटर में एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का मुझे करना है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। अब देखो, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज वाटर आल्सो एंड द सब्सटेंस आल्सो। और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सॉल्यूशन का पीएच के ऊपर। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा या उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, ये डिपेंड करेगा पीएच के ऊपर। तो ऐसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम ऐड कर रहे हैं। एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस प्लस वाटर। मैक्सिमम केस में रिएक्शन तो आपका एक्वस फेज में ही होगा। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबस्ट्रेट को भी कर सकता है ऑक्सीडाइज, H2 को भी कर सकता है ऑक्सीडाइज। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का पीएच के ऊपर। तो अब देखो, अगर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस is less than -1.23। अगर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 से कम है, तब किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर का होगा या आपका इसका होगा? मतलब क्या बोलते हैं इसको? रुको, थोड़ा स्टेटमेंट को अच्छे से बोलते हैं।
देखो मैंने यहाँ पे इस केस के लिए मैंने यहाँ पे पीएच का कुछ मेंशन नहीं किया है। इस केस के लिए मैंने पीएच का कुछ मेंशन नहीं किया है। देखो अगर पीएच तुम एसिडिक मतलब पीएच तुम 0 से 7 के बीच में लो या 7 से 14 के बीच में लो, ई नॉट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑलवेज यहाँ पे क्या है, -1.23 से कम ही है। तो सब्सटेंस का यहाँ पे कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, चाहे कोई सा भी मीडियम हो। यहाँ पे देखो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रेंज क्या है, -1.23 से -0.4 तक। यहाँ पे मैंने सबस्टेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दिया है -1.23 से भी कम है। तो कोई सा भी मीडियम में सबस्टेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, हाँ या ना बताओ। नो सर। No. तो अगर ऐसा दिया है तो ऑक्सीडेशन ऑफ द substance not possible in any medium। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट है सबस्ट्रेट का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। हो गया सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सबस्ट्रेट इस रेंज में दिया है -1.23 से -0.8 इस रेंज में दिया है। अब बताओ एसिडिक मीडियम में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, एसिडिक मीडियम में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या। सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है -1.23 से -0.8 तक। एसिडिक मीडियम में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या, हाँ या ना। हो तो सकता है। बाकी लोगों का क्या आंसर है। अरे मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एज्यूम माइनस पॉइंट कितना लिखेंगे इसको 0.9 मान लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.9 सबस्ट्रेट का। तो एसिडिक मीडियम में देखो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 से -0.8 के बीच में है, मतलब 0.9 इस रेंज के अंदर आएगा। -1.23 -0.8 0.9 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 0.9। ठीक है, मतलब कौन से रीजन में इसका, अब बताओ यहाँ पे कौन से रीजन में उसका ऑक्सीडेशन होगा सबस्ट्रेट का। इस रीजन में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज इस रीजन में वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। यहाँ पे -1.23 है, यहाँ पे है -1.2, यहाँ पे है -1.1, यहाँ पे है -1, लेकिन सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है 0.9। सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.9। तो इस रेंज में, इस पीएच रेंज में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलवेज
वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा? मतलब एसिडिक मीडियम में हो सकता है सबस्ट्रेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन। इसमें किसी को समझने में दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। अगर ये रेंज दिया है तो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन एसिडिक मीडियम पॉसिबल, लेकिन न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में पॉसिबल है क्या? न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम में वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। pH 7 पे कितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का? -0.8। -0.8 उसके मतलब हाँ -0.8 है। तो थोड़ा pH को बढ़ा दो तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा pH को बढ़ा दो तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में पॉसिबल नहीं होगा ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, वहां पे वाटर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे देखना है। सर क्या अपन बोले? यहाँ पे और देखेंगे कि ई देखेंगे, क्योंकि अपन ने वो जो वाटर के लिए लिखा था वो तो ई के लिए लिखा था। हाँ, वाटर के लिए ई के लिए लिखा है। अब देखो सबस्ट्रेट का यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कुछ बताया नहीं है, तो ये एक रफ आइडिया है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें सबस्ट्रेट दिया जाता है तो अगर तुम्हें सबस्ट्रेट दिया जाता है और वाटर का सॉल्यूशन दिया जाता है, एसिडिक, अल्कलाइन या न्यूट्रल, तो पहले एक रफ आइडिया करने के लिए हमें ई नॉट चाहिए होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से सबस्ट्रेट का भी मतलब हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए हमें ऑलवेज क्या यूज करना पड़ेगा? ई नॉट यूज करना पड़ेगा। मतलब अपन ये 1 मोलर के लिए देख रहे हैं। हाँ, या इसे 1 मोलर के लिए देख रहे हैं, ऐसे सोच सकते हो। हाँ, इसका ले लिया तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट। इसको अच्छे से लिखोगे, मैंने जितना लिखा है उतना लिखोगे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। मैंने बोर्ड पे जितना लिखा है उतना ही अगर लिखोगे तो बाद में मैं गारंटी दे सकता हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें अपने मन से लाइन लिखना है। अगर बाद में वीडियो लेक्चर चाहिए तो ले सकते हो, अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट है इन बिटवीन -0.8 से -0.4। अरुजा बताओ कौन कौन से मीडियम में पॉसिबल होगा ऑक्सीडेशन? सर बेसिक मीडियम। सब में बताओ। सॉरी एसिडिक में। और बेसिक में पॉसिबल नहीं है सर अरे सर इसमें तो ई नॉट आरपी दिया है ना। आर भी कहा दिया है, ओपी दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी दिया है। सर। अरे मान लो ऑक्सीजन पोटेंशियल है तुम्हारा -0.7 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.7। न्यूट्रल में भी हो जाएगा। तो यहां से इस रेंज तक कहां गया? इस रेंज को देखो, -0.8 से -0.7,
इस रेंज में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा नहीं होगा? सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है? -0.7 दिया है। इसके बाद तो ये हो जाएगा -0.6, इसके बाद तो -0.7 को क्रॉस कर जाएगा, इसके बाद तो वाटर का ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इस पीएच के बाद वाटर का ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होगा नहीं होगा? हाँ सर। और इस पीएच के नीचे सब्सटेंस का ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब अल्कलाइन मीडियम में पॉसिबल तो हो रहा है। अब अल्कलाइन मीडियम में पॉसिबल हो रहा है तो एसिडिक मीडियम में तो पॉसिबल होगा। एसिडिक मीडियम में तो वाटर का ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू और कम है। एसिडिक मीडियम में तो वाटर का ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू और कम है। तो यहाँ पे पॉसिबल इन एनी मीडियम, बट व्हिच मीडियम विल बी प्रेफर्ड? बताओ। एसिडिक। ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में पॉसिबल होगा, बिकॉज एसिडिक मीडियम में वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कम होगा कंपेयर टू द सबस्ट्रेट। पॉसिबल इन एनी मीडियम, but acidic medium is preferred। इसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब ये दिया है -0.4 से ज्यादा। प्रिया बताओ कौन कौन से मीडियम में पॉसिबल होगा? सर एल्कलाइन। और एसिडिक में पॉसिबल नहीं होगा? हाँ उसमें भी, क्योंकि हाँ। तो इन ऑल मीडियम। ठीक है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मैथ्स का यूज करना है, इनइक्वालिटी यूज करना है और कुछ नहीं। बेसिक मैथ्स यूज करना है। यहाँ पे बेसिक मैथ्स में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखना है कौन से पीएच दिया रहेगा या पीएच रेंज दिया रहेगा, और उस पीएच रेंज में सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये अगर देख लोगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें इनॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है -1 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम पीएच required for the oxidation of substance? करो बताओ। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्राइटेरिया ऑलवेज ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका क्राइटेरिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सबस्ट्रेट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द वाटर।
देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज ज्यादा फेवरेबल कहाँ पे हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, बिकॉज एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर कम है। कितना आ रहा है वैल्यू? बोलो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? सर 2 मिनट। प्रिया बताओ, मैंने यहाँ पे कुछ लाइन खींच दिया है, कौन से रेंज में यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन? किस रेंज में होगा ऑक्सीडेशन सबसेट का? सर -1.3 से -1। हाँ, इस रेंज में होगा ऑक्सीडेशन। एंड ये होगा मैक्सिमम पीएच अप टू व्हिच ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज पॉसिबल। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, यही तुम्हें करना है, ई नॉट ओपी इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, तो ऐसा करना है। तो -1 कौन से पीएच में होता है, तो फॉर्मूला लगा लो जो फॉर्मूला भी डिराइव किया था वाटर के लिए, E इज इक्वल्स टू -1.23 प्लस 0.06 pH। E का वैल्यू दिया है -1, -0.06 pH, यहाँ पे pH का वैल्यू आ जाएगा, pH होगा 3.9। ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? एक मिनट रुको। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? इसके बाद रिडक्शन ऑफ वाटर। इसका मुझे इक्वेशन बताओ साहिल, जल्दी से बताओ साहिल, रिडक्शन ऑफ वाटर का इक्वेशन क्या होगा? जल्दी से बताओ साहिल, इसका तो कुछ चलेगा नहीं यार। साहिल, रिडक्शन ऑफ वाटर का रिएक्शन बताओ। अदिति तुम बताओ। O2 plus 4H plus 4 electrons is 2H2 है। वो वाला नहीं है यार, वाटर का रिडक्शन में हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, वाटर का रिडक्शन में हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ये तुम लोगों ने 11-13 पेज 2H2 लिखा है, plus 2 electrons से H2 plus उसमें जो 2 11-13 पेज लिखा है, उसमें कितना बार तो रिएक्शन मैंने लिखा है।
तो ये रिएक्शन ई नॉट का वैल्यू कितना है प्रिया बताओ? minus 0.83. माइनस 0.83। चलो ठीक है। तो अगर ई निकालेंगे ई तो क्या होगा? माइनस 0.83 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग OH का होल स्क्वायर, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को मैंने ले लिया है 1 atm। तो यहां से भी मैं देखो यहाँ पे POH आएगा, POH को मैं pH में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये होगा आपका POH। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसको pH में कन्वर्ट करोगे, मैं बता रहा हूँ घर में तुम लोग करोगे, इसको pH में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद रेंज लिखोगे pH 0, pH 7, pH 14। उसके बाद क्या करोगे, जैसे लास्ट वाले में, लास्ट हमने क्या किया था, रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके कंपेयर किया था, तुम लोग अभी रिडक्शन पोटेंशियल लेके कंपेयर करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? POH को pH में कन्वर्ट करोगे, अलग अलग pH 0, pH 7, pH 14 पे निकालोगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सबस्ट्रेट का वैल्यू लोगे, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सबस्ट्रेट के लिए लिया था। अब तुम लोग मुझे नेक्स्ट दिन बताओगे कौन कौन से रेंज पे क्या होगा। ठीक है, तो ये कर लोगे ना तुम लोग? ये खुद से कर लोगे, हाँ या ना? अगर तुम लोग बताते हो तो मैं कर दूंगा, यहाँ पे जल्दी बताओ, खुद से कर लोगे मैं कर दूं? सर ट्राई कर लेंगे एक बार। हाँ, तो इसको भी आज तुम लोग करोगे और इसको करके मुझे भेजना। ठीक है, तो और क्लास करना है क्या आज? जल्दी बोलो, आज और क्लास करना है क्या? कुछ नहीं बोल रहे हो? तो ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे जल्दी से लिख के भेज दो।